नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज को काफ़ी लंबे टाइम के बाद रिज्यूम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग पिछले कुछ 2-3 हफ्तों से यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त थे, जिसके चलते फिजिकल ज्योग्राफी की सीरीज को एक बार के लिए रोक दिया गया था। लेकिन नाउ सिंस द यूपीएससी प्रीलिम्स 2020 हैज़ बीन कंडक्टेड, और अब जो है हम वापस से फिजिकल ज्योग्राफी के ऊपर फोकस अपना वापस लेकर आए हैं। दोस्तों, फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर हम लोग जो चीज़ें डिस्कस कर रहे थे वो बेसिकली डील कर रही थी विद द टॉपिक ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, और क्लाइमेटोलॉजी में भी हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर कर ली हैं। हमने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि देयर वाज 3 थिंग्स, वन वाज टेम्परेचर, सेकंड वाज प्रेशर, थर्ड वाज ह्यूमिडिटी, और तीनों चीज़ों के साथ जुड़े हुए कॉन्सेप्ट्स, इनके साथ जुड़े हुए बेसिक्स आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस किए जा चुके हैं। अब वी आर एंटरिंग द फाइनल फेज ऑफ द फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ क्लाइमेटोलॉजी, जिसमें कि हम लोग इन पर्टिकुलर 3 पैरामीटर्स के ऊपर जो बेस्ड एप्लीकेशंस हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। यानी कि अब हम उस चीज को समझेंगे जिसके अंदर आप इन तीनों चीजों को अप्लाई करने वाले हैं। यानी कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स आपके सामने आएंगे जहां पर मैं टेम्परेचर, प्रेशर और ह्यूमिडिटी को इंटरलिंक करके कुछ नई नई टर्मिनोलॉजीज, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट्स आपके सामने पेश करने वाला हूं। इनफैक्ट आज की जो क्लास आपके सामने हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाली बेसिकली क्लास डील करती है विद द टॉपिक ऑफ एयर मासेस। अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, एयर मासेस का जो टॉपिक है ये बेसिकली आगे जाके आपको लिंक करना होगा जेट स्ट्रीम्स के साथ, और जेट स्ट्रीम्स के बाद आपको एक और टॉपिक पढ़ाया जाएगा, दैट इज द टॉपिक ऑफ फ्रंट्स। तो लेक्चर नंबर 18 में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एयर मासेस, लेक्चर नंबर 19 में आपके साथ डिस्कस करूंगा जेट स्ट्रीम्स, और लेक्चर नंबर 20 में आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे फ्रंट्स। और फाइनली अगर आप इन तीनों चीजों को समझ जाएंगे, जो कि अगेन मैं रिपीट कर दूं कि क्लाइमेटोलॉजी के 3 पैरामीटर्स के बेस के ऊपर आधारित हैं, जब आप इन 3 चीजों को समझ जाएंगे, फाइनली हम लोग समझेंगे द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ साइक्लोन्स की। एग्जैक्टली जो साइक्लोन्स हैं किस तरीके से आते हैं, साइक्लोन्स का लेना देना एयर मासेस के साथ क्या होता है, साइक्लोन्स का लेना देना फ्रंट्स के साथ क्या होता है, और साइक्लोन्स का लेना देना जेट स्ट्रीम्स के साथ क्या होता है। तो अभी तक हमने बेसिक्स को समझा। टेम्परेचर के बेस पे हमने समझा कि टेम्परेचर इन्वर्जन कैसे होती है, प्रेशर के बेस पे हमने समझा कि प्रेशर बेल्ट्स क्या होती हैं, ह्यूमिडिटी के बेस पे हमने समझा कि रेनफॉल क्या होती है। अब हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स करने वाले हैं। सिलेबस को बहुत ही अच्छे तरीके से बनाया गया है, हमने भी बहुत ग्रेजुअली चीज़ों को आगे बढ़ाया है। आपको हमारे साथ ही चलना है, ज़्यादा आगे तेज दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, आराम से चलेंगे। लेकिन दोस्तों गारंटी ये है कि सिलेबस आपका पूरा करवाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से। अगर मुझसे संपर्क में आना चाहते हैं तो यहाँ पर हमारा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसके माध्यम से मुझसे संपर्क में आ सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप मुझसे कहीं और जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा हैंडल है, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो बताना चाहूंगा कि बहुत ही खुशी की बात है, बहुत ही गौरव की बात है अनअकैडमी के पूरी की पूरी टीम के लिए कि इस बार अनअकैडमी से काफी सारे बच्चों ने अपना नाम फाइनल लिस्ट में देखा है। अगर आप देखना चाहते हैं, मोर देन 170 प्लस अनअकैडमी लर्नर्स ऐसे हैं जिनका नाम दोस्तों फाइनल लिस्ट में आया। तो 700 के अराउंड जो लिस्ट इस बार अनाउंस करी गई थी, उसमें 170 से ज्यादा बच्चे बेसिकली अनअकैडमी के ही छात्र रह चुके हैं। अगर आप लोग भी अपनी तैयारी को शुरू करना चाहते हैं और मेरी पर्सनल गाइडेंस पाना चाहते हैं तो आपके लिए ये वाले कोर्सेज अनअकैडमी लेकर आया है। प्लस और आइकॉनिक में आपको मिलता है पर्सनल कोच, साथ में आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। इसमें अगर आप लोग मेरा कोड इस्तेमाल करते हैं अनि यूपीएससी का, तो आपको ये सारे के सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। मेरी पर्सनल गाइडेंस मिलेगी, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाएगा और 20 बुक्स भी आपके घर तक पहुंचाई जाएंगी। इसमें अगर आप लोग केवल ऑप्शनल को परचेज करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो कि इस साल के मेंस की तैयारी कर रहे हैं। 1 साल का जो ऑप्शनल का कोर्स है वो 27,500 का है। आप इसको भी 10% डिस्काउंट पे पा सकते हैं यूजिंग माई रेफरल कोड अनि यूपीएससी। इसके अतिरिक्त आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी आपके लिए ये वाले स्ट्रक्चर्ड बैचेस लेकर आई है। यदि आप लोग 2022 की तैयारी कर रही हैं तो भी बैचेस आपके लिए अवेलेबल हैं। अगर 2023 की कर रहे हैं सर तो भी आपके लिए बैचेस अवेलेबल करवाए गए हैं। और अगर आप केवल यूपीएससी मेंस 2021 की तैयारी कर रहे हैं तब भी आपके लिए विशेष रूप से आंसर राइटिंग प्रोग्राम को शुरू करवाया जाएगा, जो कि प्लस वाले बच्चों के पास भी अवेलेबल करवाया जा रहा है। इसके साथ ही में ऑप्शनल कार्निवल शुरू हो रहा है। काफी सारे नामी गिनामी टीचर आपके सामने मैं आपके जो पेश कर रहा हूं, ये सभी के सभी लोग अनअकैडमी के ऊपर काफी अच्छे ऑप्शंस को कवर करने वाले हैं। इसके अतिरिक्त मेरे द्वारा भी आपको ये वाली ऑफरिंग्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी अगर आप लोग अनअकैडमी प्लेटफॉर्म के ऊपर लाइव पढ़ना चाहते हैं तो। ऑलराइट, शुरू कर देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, व्हाट इज एन एयर मास। दोस्तों एयर मास आपके सामने काफी चीजें लिखी हुई हैं, ये चीजों को आप बाद में पढ़ सकते हैं। मैं आपको बेसिकली यहाँ पे समझाने वाला हूं, थोड़ा सा विजुअलाइजेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए।
एयर का एक मास होता है, यानी कि हवा का एक बड़ा सा टुकड़ा होता है, ठीक है। इट इज डिफाइंड एज अ लार्ज बॉडी ऑफ एयर। इसकी परिभाषा अगर आप देखेंगे, ये एक बहुत ही लार्ज बॉडी ऑफ एयर होती है, हैविंग लिटिल हॉरिजॉन्टल वेरिएशन इन टेम्परेचर एंड मॉइस्चर। अगर मैं ये बोलूं आपको कि ये देखो, पहले आपका हवा का टुकड़ा आपको बनाना है, तो सर एक बहुत बड़ा हवा का टुकड़ा बना देते हैं, ठीक है। अब इस हवा के टुकड़े के अंदर मान लीजिए मैं ये वाली जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, इसमें मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि यहां पर जो आपका टेम्परेचर है मान लीजिए T1 है, प्रेशर है P1 है, और ह्यूमिडिटी मान लीजिए H1 है। स्टेटमेंट ने क्या कहा है कि हॉरिजॉन्टल वेरिएशन बहुत ही कम होगी, ठीक है। यानी कि अगर आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पर भी आ जाएंगे तो सर यहां पर भी आपके पैरामीटर्स कुछ इसी तरीके से बोलेंगे, टेम्परेचर T1 है, प्रेशर P1 है, ह्यूमिडिटी H1 है। कहने का मतलब आपकी हॉरिजॉन्टल लेवल पर जो वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर है। अप्रॉक्सीमेटली जो आपके क्लाइमेटोलॉजी के पैरामीटर्स यहां पर आपको देखने को मिलेंगे, वही वाले पैरामीटर्स सर आपको यहां पर भी देखने को मिल जाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? The air mass has a relatively uniform distribution of vertical gradients in its physical properties such as the temperature, pressure and the humidity. अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मान लीजिए इस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर टेम्परेचर T2 है, प्रेशर H2 है, प्रेशर P2 है, ह्यूमिडिटी H2 है, तो यहां पर एक पर्टिकुलर वर्टिकल ग्रेडियंट होगा या नहीं, ठीक है। यानी कि T2 माइनस T1, P2 माइनस P1, H2 माइनस H1। दोस्तों कहने का मतलब यह है कि एयर मास के अंदर अगर आप लोग यहां पर भी पहुंच जाएंगे तो यहां पर भी टेम्परेचर T2 होगा, प्रेशर P2 होगा, और जो ह्यूमिडिटी है वो H2 होगी। अगेन पहली वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करना है, दूसरी वाली लाइन को भी सेटिस्फाई करना है। अब दोनों चीजों को कंबाइन कर दीजिए। सर हॉरिजॉन्टल वेरिएशन वेरी वेरी लिटिल आपके सामने है, हॉरिजॉन्टल वेरिएशन बिल्कुल नहीं होती है। T1 P1 H1, T2 P2 H2 दोनों जगह पे बराबर है, और वर्टिकल ग्रेडियंट जो है वो भी बराबर होता है। यानी कि अगर यहां का जो वर्टिकल ग्रेडियंट है, मान लीजिए उदाहरण के तौर पर वो आपका डेल्टा 1 है, तो सर यहां पर भी जो आपका वर्टिकल ग्रेडियंट होगा वो भी डेल्टा 1 होगा। यानी कि जो वर्टिकल ग्रेडियंट है वो बिल्कुल बराबर होगा, और जो हॉरिजॉन्टल वेरिएशन है वो ऑलमोस्ट ना के बराबर होगी। कहने का मतलब एयर मास एक ऐसी बॉडी ऑफ एयर है जिसमें आपको उस हवा के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं वो काफी हद तक सिमिलर देखने को मिल जाती हैं। इस तरह के एयर मासेस, अब सवाल ये आता है कि हमें धरती पर कहां देखने को मिलते हैं और हम इनके बारे में पढ़ क्यों रहे हैं। उन्हीं चीजों के बारे में बात करते हैं, डायरेक्टली शिफ्टिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि हाउ डू द एयर मासेस ओरिजिनेट। दोस्तों ओरिजिन ऑफ एयर मास देखिए, जब आप इतनी बड़ी बॉडी ऑफ एयर की बात कर रहे हैं जिसमें कि आपका टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी ऑलमोस्ट इक्वली फैला हुआ है, ऑलमोस्ट इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है, हमें एक चीज जरूर समझ आती है कि यहां पर जो आपके एटमॉस्फेरिक और जो आपके फिजियोग्राफिक कंडीशंस हैं वो काफी ज्यादा स्टेबल होने चाहिए, काफी ज्यादा स्थायी होने चाहिए। और यहां पर दोनों ही कंडीशंस काफी बड़ा रोल प्ले करते हैं। यानी कि फिजियोग्राफी कहने का मतलब कि सरफेस कौन सा है। अगर मान लीजिए आपका जो सरफेस है, सरफेस दो तरह के हो सकते हैं, या तो आपका कॉन्टिनेंटल सरफेस होगा या आपका सर होगा ओशियानिक सरफेस, ठीक है ना। कॉन्टिनेंटल सरफेस के ऊपर अगर बहुत उबड़ खाबड़ सरफेस है, बहुत ज्यादा अनइवन टेरेन है, उस केस में आपका सरफेस जो है वो स्टेबल सरफेस नहीं माना जाएगा। ओशियानिक सरफेस के ऊपर मान लीजिए आपकी बहुत ज्यादा लहरें आ रही हैं, या फिर ओशियानिक सरफेस में आपको अनस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है, उसको भी हम लोग स्टेबल सरफेस नहीं मानेंगे। यानी कि ओशियानिक सरफेस अगर आपका क्वालिफाई करना चाहिए एक स्टेबल सरफेस के लिए तो एकदम आपका प्लेन सरफेस होना चाहिए, और कॉन्टिनेंटल सरफेस के केस में भी आपका जो सरफेस है वो कंप्लीटली प्लेन होना चाहिए। इतनी बात से आप लोग सहमत हैं? तो ये फिजियोग्राफिक कंडीशंस आपकी कुछ इस तरीके से होनी चाहिए कि आपका जो सरफेस है वो ऑलमोस्ट एक बहुत ही बड़ा सरफेस हो जिसमें कि किसी प्रकार की अनइवननेस देखने को ना मिले। अब दूसरी कंडीशन आती है एटमॉस्फेरिक कंडीशन। एटमॉस्फेरिक कंडीशन भी स्टेबल होनी चाहिए। इसको समझने के लिए आपको थोड़ा वापस जाना पड़ेगा हमारी वो वाली क्लास जिसमें कि हमने चर्चा करी थी प्रेशर बेल्ट्स को लेकर। याद कीजिए मैंने आपको क्या कहा था कि ये वाला जो आपका ये वाला एरिया होता है जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। यहां पर हवा की अपलिफ्टिंग हो रही होती है। डू यू रिमेंबर दिस थिंग? और सिमिलरली मैंने आपको यह भी कहा था कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर क्या होता है, हवा नीचे को आ रही होती है, हवा सिंक कर रही होती है। दोस्तों इतनी बात रेनफॉल पढ़ने के बाद हम लोग समझ चुके हैं कि जहां जहां पर हवा ऊपर जाएगी वहां पर क्या होता है,
वहां पर होती है डिस्टर्बेंस। अगर ज्योग्राफी की भाषा में कहूं तो सर वहां पे होती है टर्ब्यूलेंस। लेकिन सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जहां पे हवा ऊपर से नीचे को आ रही होती है वहां पे टर्बुलेंस और डिस्टर्बेंस नहीं होती है। यानी कि वेयर एवर वी हैव सिंकिंग ऑफ एयर वहां पर हमें एक स्टेबल कंडीशन देखने को मिलता है। और यही वाला डायग्राम आपके सामने फिर से दिखा रहा हूं। ये 23.5 डिग्री 23.5 डिग्री पे क्या है, यहां पर आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट देखने को मिलती है। ये देखिए हवा ऊपर से नीचे को सिंक कर रही है, हवा ऊपर से नीचे को सिंक कर रही है। सिमिलरली इसी पूरे के पूरे स्पेक्ट्रम में ध्यान से देखिए हवा और कहां पे सिंक कर रही है, हवा यहां पर भी सिंक कर रही है और हवा यहां पर भी सिंक कर रही है। ये वाली बेल्ट को हम लोग बोलते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। यानी कि पूरे के पूरे धरती के ऊपर अगर लैटिट्यूडिनली बात करूं, अगर लैटिट्यूड के हिसाब से बात करूं, एक आपका जोन ये वाला हो गया, एक आपका जोन ये वाला हो गया। सिमिलरली ये वाला जो 1 है, ये वाला 1 आपको यहां देखने को मिलेगा, ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 आपको यहां देखने को मिलेगा। ये क्या है, मिरर इमेज है सर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और ये इसका सदर्न हेमिस्फीयर है। इतनी बात क्लियर हो गई। ये लैटिट्यूड के हिसाब से वो वाले इलाके हैं जहां पर हवा ऊपर से नीचे को सिंक कर रही है। केवल यही इलाके हैं धरती के ऊपर जहां पे आपको स्टेबल हवा देखने को मिलेगी। यहां पे आपको स्टेबल हवा देखने को नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि हवा ऊपर को जा रही है। यहां पे स्टेबल हवा देखने को नहीं मिलेगी, हवा ऊपर को जा रही है। और यहां पर भी आपको स्टेबल हवा देखने को नहीं मिलेगी बिकॉज हवा ऊपर को जा रही है। यही चीज मैंने यहां पे समझाई हुई है कि एटमॉस्फेरिक कंडीशंस मस्ट बी स्टेबल फॉर द ओरिजिन ऑफ एयर मासेस. There should not be any major movement in the air. This is important for the air to maintain the contact with uniform surface area for a long duration of time. दोस्तों, अगर आपका जो हवा का मास है, जो हवा की लार्ज बॉडी है, अगर वो सरफेस के साथ टच में नहीं रह पा रही है लंबे समय तक, तो कभी भी उसके अंदर ये वाले कंडीशंस जो है वो पैदा नहीं हो पाएंगे। ये वाले कंडीशंस यानी कि T1 P1 H1 T1 P1 H1 T2 P2 H2 और T2 P2 H2। यानी कि कहने का मतलब बड़ा साफ है कि आपके पास जो सरफेस है वो इस तरीके से होना चाहिए कि हवा उसके साथ लंबे ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए स्टिक कर सके। ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाकर वहां पर आपका एयर मास पैदा हो सकता है। एयर शुड रेस्ट ऑन द गिवन सरफेस फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days टू अब्सॉर्ब द प्रॉपर्टीज ऑफ द गिवन सरफेस। इसीलिए दोनों तरह की कंडीशंस काफी बड़ा रोल प्ले करती हैं। फिजियोग्राफिक कंडीशंस में होमोजेनिटी होनी चाहिए, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में स्टेबिलिटी होनी चाहिए, इंस्टेबिलिटी नहीं होनी चाहिए। अब हम आपको समझा चुके हैं कि ऐसे एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आपको केवल धरती के ऊपर 2 ही रीजन्स में देखने को मिलते हैं। दे आर फाउंड इन वेरी रिस्ट्रिक्टेड एरियाज ऑन द ग्लोब वेयर द एयर इज सिंकिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली ओवर द यूनिफॉर्म सरफेस। ऐसे इलाके कौन से हैं? पोलर एंड सब पोलर रीजन्स। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूं, ये वाले इलाके पोलर हाई प्रेशर बेल्ट, क्योंकि यहां पर आपकी हवा ऊपर से नीचे को आ रही होती है। एंड सिमिलरली वी हैव द सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, जो कि यहां पर भी आपकी सब्सिडेंस ऑफ एयर होती है फ्रॉम द अपर ट्रोपोस्फेयर टू द लोअर ट्रोपोस्फेयर। हाँ, ये बात अलग है कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट जो है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। और इनको हमने क्या बोला था? एडियाबैटिकली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट या फिर नॉन थर्मली इंड्यूस्ड प्रेशर बेल्ट। ये दोनों की दोनों कहानियां मैं आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं इन द टॉपिक ऑफ प्रेशर बेल्ट्स। चाहें तो उसको जाके वापस देख सकते हैं, राइट। तो ये आपके 2 इलाके हुए जहां पर एयर मास बनने की पॉसिबिलिटी बनती है। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू टच अपॉन द आइडिया कि असल में धरती के ऊपर कितने तरह के एयर मासेस देखने को मिलते हैं, एक मैं आइडिया आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं कि एयर मासेस की मूवमेंट किस पर्टिकुलर विंड के तहत होती है। दोस्तों, याद कीजिए मैंने विंड्स के चैप्टर में आपको क्या बताया था कि विंड्स तरह तरह की होती हैं। एक होती हैं आपकी प्राइमरी विंड्स, दूसरी होती हैं आपकी सेकेंडरी विंड्स और तीसरी होती हैं आपकी टर्शरी विंड्स। प्राइमरी विंड्स को हमने परमानेंट विंड्स भी कहा था और इनको हमने प्लैनेटरी विंड्स भी कहा था। ये जो प्राइमरी विंड्स का सिस्टम होता है, ये धरती के ऊपर काफी चीजों को डिटरमाइन करवा रहा होता है। ठीक है, कि धरती के ऊपर साइक्लोन्स किस दिशा में जाएंगे, प्राइमरी विंड्स इस चीज को डिटरमाइन करवाएंगे। यहां तक कि रेनफॉल किस दिशा में जाएगी, ये भी प्राइमरी विंड्स ही डिटरमाइन करवाती हैं। यहां तक कि ओशन करंट्स का भी बहुत बड़ा जो मूवमेंट है वो भी प्राइमरी विंड्स के द्वारा ही इन्फ्लुएंस करवाया जाता है। और इसी के चलते एयर मासेस, भले कितनी भी बड़ी बॉडी ऑफ एयर हो, वो भी कहीं ना कहीं प्राइमरी विंड्स के ही इन्फ्लुएंस के अंदर मूव करती है। वंस दीज एयर मासेस आर फॉर्म्ड, दे स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम देयर सोर्स रीजन्स ड्यू टू ग्रेविटी। पहला कारण तो ग्रेविटी है।
यूजुअली दे फॉलो द पाथ प्रोवाइडेड बाय द परमानेंट विंड सिस्टम प्रिवेलिंग इन दैट एरिया, यानी कि डिपेंडिंग अपॉन द एरिया, यानी कि जिस भी एरिया में वो निकल कर आ रही हैं। कौन से दो एरियाज में निकल कर आएंगी, एक तो ये वाले एरिया में निकल कर आएंगी और एक सर ये वाले एरिया में निकल कर आएंगी। तो इन एरियाज में जो भी आपके परमानेंट विंड सिस्टम वहां पे चल रहा होगा, वहां पे प्रेवलेंट होगा, उसी हिसाब से बेसिकली हमें उस तरह का एयर मास का मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। तो पोलर विंड्स जो है नदन सदन हेमिस्फीयर दोनों में इस चीज को डिटरमाइन करेंगी। सिमिलरली वेस्टर्ली विंड्स भी डिटरमाइन करेंगे, सिमिलरली ट्रेड विंड्स भी डिटरमाइन करवाएंगी। ठीक है, आपको बेसिकली स्लाइड में केवल एक ही चीज ध्यान रखनी है कि मूवमेंट ऑफ एयर मासेस जो है वो बेसिकली परमानेंट विंड सिस्टम के तहत ही होता है। नाउ बात कर लेते हैं अगली चीज के बारे में कि असल में टाइप्स ऑफ एयर मासेस कितने होते हैं। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और आपको बताना चाहूंगा 2018 या फिर 2019 का पेपर था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, मेंस का पेपर था। यूपीएससी ने सीधा सीधा पूछा था कि व्हाट आर एयर मासेस, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एयर मासेस आर देयर, एंड उसके बाद उसकी एप्लीकेशन क्या होती है। तो ये मेंस का GS1 का पेपर आपसे पूछा गया था और आपको इसी बारे में इतनी ही जानकारी वहां पे देनी थी। अब देखिए, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पेक्यूलियर, थोड़ा सा टेढ़ा भी है। दोस्तों ज्योग्राफी में जब हम लोग पढ़ते हैं तो असल में दो चीजें आ जाती हैं। एक तो जब हम ज्योग्राफी जीएस के लिए पढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं फॉर द ऑप्शनल पर्पसेस। ठीक है, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा। जब हम जीएस के लिए पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो रेलेवेंट है वो कुल मिला के केवल 4 टाइप्स के एयर मासेस ही रेलेवेंट है। ठीक है, लेकिन जब हम ऑप्शनल के लिए पढ़ते हैं तो हमारे लिए जो बन जाते हैं वो एयर मासेस 16 तरह के बन जाते हैं। नाउ अगर आप ऑप्शनल के लिए पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ जाएगा आगे जाके कि ये 16 तरह के एयर मासेस कैसे कैसे होते हैं और किस किस तरह से क्लासिफिकेशन करी जाती है। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शनल के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे मात्र जीएस के लिए पढ़ रहे हैं, तो हमारे लिए सर क्या रेलेवेंट है कि ये वाले जो 4 तरह के एयर मासेस हैं ये कौन से होते हैं। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछता भी है तो आपको केवल यही 4 तरह के एयर मासेस के बारे में बातचीत करनी है। अब देखिए, हमने पहले भी कहा था कि किसी भी चीज की क्लासिफिकेशन करनी है तो डिपेंड करता है कि आपने पैरामीटर कौन सा लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल हम बात करते थे रिलेटिव ह्यूमिडिटी की या फिर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी की, तो डिपेंडिंग अपॉन कि आप उसका पैरामीटर क्या ले रहे हैं आपने अलग अलग तरह से ह्यूमिडिटी को डिफाइन किया। सिमिलरली जो टाइप्स ऑफ एयर मासेस हैं उनका जो वर्गीकरण है ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा पैरामीटर चूज किया हुआ है। In totality, there are 16 kinds of air masses and each air mass has been denoted a symbol also for identification। यानी कि पूरी धरती के ऊपर जब आपके एयर मासेस फ्लो कर रहे होते हैं तो वहां पर उन एयर मासेस को डेजिग्नेट करने के लिए, डिनोट करने के लिए एक सिंबल भी अलॉट किया गया है। लेकिन हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जो कि हमने आगे जाके पढ़ना है, फ्रंट्स और साइक्लोन्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए केवल 2 तरह की क्लासिफिकेशन रिक्वायर्ड है और दोनों तरह की क्लासिफिकेशन के अंदर मात्र 2-2 तरह के ही आपके एयर मास आएंगे। कुल मिला के आपके 4 तरह के एयर मास बन जाते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था कि एक तो आपको ध्यान देना है फिजियोग्राफिक सरफेस के बारे में, यानी कि क्या वो चीज कॉन्टिनेंट से उठकर आई है, क्या वो चीज ओशन से उठकर आई है। तो एक आपकी क्लासिफिकेशन होने वाली है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सरफेस। तो air masses are classified on the basis of nature of surface from which they originate. On this basis they are classified as following। पहला आपका आ जाता है कॉन्टिनेंटल एयर मास, दूसरा आपका आ जाता है मैरीटाइम एयर मास। कॉन्टिनेंटल यानी कि आपका जो कॉन्टिनेंट की सतह से उठता है और मैरीटाइम एयर मास यानी कि जो आपका समुद्री सतह से देखने को मिल जाता है। ये देखिए, कॉन्टिनेंटल एयर मास ओरिजिनेटिंग फ्रॉम होमोजीनियस कॉन्टिनेंटल सरफेस एंड मैरीटाइम एयर मास ओरिजिनेटिंग फ्रॉम दी होमोजीनियस ओशियानिक सरफेस। समझ आ गई बात। तो यहां पर हमने कॉन्टिनेंटल को हम लोग सी बोलते हैं, ओशियानिक वाले को दोस्तों हम लोग ज्योग्राफी की भाषा में कभी भी ओ नहीं बोलते, हमेशा हम इसको क्या बोलेंगे, हमेशा हम इसको एम से ही डिनोट करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा, आगे जाके जब हम एयर मासेस को डेजिग्नेट करेंगे तो आपको टर्मिनोलॉजी ध्यान रखनी काफी इंपॉर्टेंट है। पहली क्लासिफिकेशन समझ आ गई कि सरफेस के बेसिस पे कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम बन जाता है। अब इनको फर्दर आपने क्लासिफाई किया हुआ है। फर्दर क्लासिफाई कैसे किया, ये देखिए, मैंने यहां पे क्या बताया था कि एक तो आपका यहां से देखने को मिलता है और एक आपका यहां देखने को मिलता है। यानी कि लैटिट्यूड के आधार पर लैटिट्यूडिनली हमें जो एयर मासेस हैं वो फिर से अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह के देखने को मिल सकते हैं। आप खुद सोच के बताइए कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के ऊपर कुछ इलाके कॉन्टिनेंट वाले होंगे और कुछ इलाके मैरीटाइम होंगे। सर सिमिलरली यहां पर भी कुछ इलाके कॉन्टिनेंट वाले होंगे, कुछ इलाके मैरीटाइम वाले होंगे। बस यही आपको यहां पे ध्यान रखना है कि वंस हमने इनको नेचर ऑफ सरफेस के आधार पे क्लासिफाई कर लिया है, इसके बाद डिपेंडिंग अपॉन देयर लैटिट्यूडिनल पोजीशन हम इनको फिर से क्लासिफाई कर सकते हैं। यानी कि कॉन्टिनेंटल वाले एक आपके होंगे ट्रॉपिकल, जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आएंगे, और एक कॉन्टिनेंटल वाले होंगे आपके पोलर, जो कि
पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से आएंगे। सिमिलरली समुद्र वाले कौन से होंगे, एक आपके होंगे ट्रॉपिकल जो कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से आएंगे, एक आपके होंगे पोलर जो कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से आएंगे। आई थिंक इससे ज़्यादा आसान मैं नहीं कर सकता। आई थिंक इतना आसानी से आपको किसी ने आज तक बताया भी नहीं होगा। अब ध्यान से देखिएगा, जो कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास है, ठीक है, जो कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास है, सिमिलरली मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास है, सिमिलरली मैरीटाइम पोलर एयर मास है। ट्रॉपिकल की क्या खास बात होती है कि ट्रॉपिकल है तो गर्म होगा, ट्रॉपिकल है तो गर्म होगा। पोलर की क्या खास बात होती है, पोलर है तो कोल्ड होगा। सिमिलरली मैरीटाइम ट्रॉपिकल है तो क्या होगा, मैरीटाइम ट्रॉपिकल है तो गर्म होगा। मैरीटाइम पोलर है तो क्या होगा, तो साफ साफ कोल्ड होगा। अब सर बोला जा रहा है कि ये कॉन्टिनेंटल है, कॉन्टिनेंटल का मतलब क्या होता है कि ये कॉन्टिनेंट की सतह से उठ रहा है तो डेफिनेटली ड्राई होगा, लेकिन जो मैरीटाइम यानी कि समुद्र से उठ रहा है तो ये डेफिनेटली मॉइस्ट होगा, क्योंकि वहां पर आपको काफ़ी ज़्यादा मॉइस्ट, काफ़ी ज़्यादा नमी देखने को मिल जाती है। बस यही तो बात है कि यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ये वाले को मैं क्या बोल रहा हूँ, इसको बोल रहा हूँ सी टी, सी छोटा टी बड़ा, कॉन्टिनेंटल ट्रॉपिकल एयर मास। ये क्या है, वार्म है, ड्राई है। कॉन्टिनेंट से ड्राई आ गया, टी से आपका वार्म आ गया। इसको क्या बोल रहा हूँ, कॉन्टिनेंटल पोलर एयर मास। कॉन्टिनेंट से ड्राई आ गया और पी से कोल्ड आ गया। सिमिलरली यहां पर हमने क्या कहा था, एमटी, और यहां पर हमने क्या कहा, एमपी। आई थिंक इससे ज्यादा आसान आपको नहीं हो सकता है। सीटी, सीपी, एमटी, एमपी, ये आपके 4 तरह के एयर मासेस हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं। हेंस on the basis of above 2 classifications, there are mainly 4 types of air masses which are as follows: continental tropical air mass, continental polar air mass, maritime tropical air mass and maritime polar air mass। इतनी ही कहानी थी टोटल एयर मासेस की जो कि हमें समझनी है। अब आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि प्रिंसिपल वर्ल्ड एयर मासेस को इस पर्टिकुलर मैप में दिखाया गया है। देखिए आपके सामने है, ये सीपी है, ये एमपी है, ये एमपी है, ये सीपी है, ठीक है। उसके बाद ये वार्म वाले आपको दिखाए गए हैं हरे निशान से, ये एमटी है, ये सीटी है, ये एमटी है, ये सीटी है, और ये फिर से आपका एमटी है। बड़ा आसान है। ये देखिए आपका ये वाला इलाका क्योंकि ओशन का है तो यहाँ पे एमटी होगा, यहाँ पर भी ओशन का है तो एमटी होगा, यहाँ पर भी ओशन है तो एमटी होगा, और क्योंकि ये आपका आ गया कॉन्टिनेंट तो सीटी होगा, ये आपका आ गया कॉन्टिनेंट तो सीटी होगा, राइट। जो चीजें अभी तक पढ़कर आए हैं उन्हीं को अप्लाई करना था। इसको अभी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं और इसको भी अभी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। ये हमारे लिए रेलिवेंट बिल्कुल भी नहीं है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन इन जीएस। इवन इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं और इसको भी आप लोग इग्नोर कर सकते हैं। हमें केवल 4 ही पढ़ने हैं जो मैंने आपको बता दिए, सीटी, सीपी, एमटी, एमपी, केवल यही 4 हैं जो कि हमारे आगे जाके काम आने वाले हैं। अब सवाल ये आता है कि हमने इनको पढ़ा क्यों और इनका बेसिकली क्या रोल रहता है दुनिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करवाने में, जिसके चलते हम इनके बारे में आज जानकारी ले रहे हैं। देखिए, these air masses have deep impact on their areas of influence. For example, the Western European type of climate is fully developed by the subtropical marine air masses. हमने अभी तक पढ़ा नहीं है वर्ल्ड ज्योग्राफी को, लेकिन आपको बता दूं कि ये वाला जो आपका टोटल वेस्टर्न यूरोपियन का क्लाइमेट होता है ये बेसिकली एमपी और एमटी से ही जो है निर्धारित किया जाता है। इनफैक्ट बड़े रूप से मैरीटाइम पोलर से ही निर्धारित किया जाता है। इसमें आगे जाके आपको पढ़ाया जाएगा कि यहाँ पर जो बारिश होती है, यहाँ पर जो बर्फबारी होती है, वो बेसिकली इन्हीं एयर मासेस के इन्फ्लुएंस के अंदर होती है। इनफैक्ट आगे जाके जब हम पढ़ेंगे दुनिया में जो सबसे बड़े साइक्लोन्स होते हैं, जिनको कि हम लोग टेम्परेट साइक्लोन्स बोलते हैं, दे आर डिपेंडेंट अपॉन द कन्वर्जेंस ऑफ 2 कंट्रास्टिंग एयर मासेस, दैट इज द कॉन्टिनेंटल पोलर एंड द मैरीटाइम ट्रॉपिकल एयर मास। आपको अगली से अगली क्लास में बताने वाला हूं कि जब आप आगे जाके पढ़ेंगे बेसिकली दोस्तों मैरीटाइम ट्रॉपिकल वर्सेस कॉन्टिनेंटल पोलर जब होता है ना, तभी जाकर के आपका क्या होता है, टेम्परेट साइक्लोन्स डेवलप करते हैं। और ऐसे एयर मासेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रास्टिंग एयर मासेस बोलते हैं। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि धरती के ऊपर आपको काफी बड़े पैमाने में देखने को मिल जाता है। दोस्तों टेम्परेट साइक्लोन्स काफी अलग होते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन से। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर ऑलमोस्ट डेजिग्नेटेड एज अ डिजास्टर बिकॉज जब भी वो आते हैं तो काफ़ी ज़्यादा परेशानी खड़ी करते हैं, लेकिन टेम्परेट साइक्लोन्स इज मोर लाइक अ क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट। तो ये यहाँ पर आपको नॉर्मली देखने को मिलते रहते हैं। जो नॉर्मली आपकी बारिश होती है बड़े बड़े इलाकों में, बड़े लंबे इलाकों में, बड़े चौड़े इलाकों में, वो आपके टेम्परेट साइक्लोन्स के द्वारा ही करवाया जाता है। बड़े एक्सपेंसिव एरियाज में वो टेम्परेट साइक्लोन्स द्वारा ही करवाया जाता है। तो ये जो आपके मिडिल लैटिट्यूड्स हैं वहां पर टेम्परेट साइक्लोन्स इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लाइमेटोलॉजिकल फिनोमिना एंड नॉट अ डिजास्टर सिमिलर टू दी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। सिमिलरली इसके बाद अगर देखें कि इवन जो भारत का मॉनसून है, ठीक है, विच इज द बैकबोन ऑफ द इंडियन एग्रीकल्चर, इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल मरीन एयर मास ओनली। जी हाँ, कई सारी चीजें ऐसी हैं जो कि
हमारे एयर मासेस से डिटरमाइन करवाई जाती हैं, इसीलिए हम लोग एयर मासेस के इस कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं। अगर आपसे एग्जामिनर मेंस में सवाल पूछता है, यहां तक की कहानी आपको बतानी पड़ेगी, मैप आपको बनाना पड़ेगा, लेकिन अगर आपने ये वाली चीज को मिस आउट कर दिया तो एग्जामिनर जो है वो अनफुलफिल्ड हो जाएगा, आपको अच्छे नंबर नहीं देगा। कि आपको एयर मास के बारे में मालूम तो है, आपको ये मालूम है उसके कितने तरह होते हैं, कितने तरह के एयर मास होते हैं, लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि हम एयर मास को पढ़ क्यों रहे हैं, वो आपको कभी भी मार्क्स नहीं देगा। तो ये भी आपकी आंसर राइटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है कि यू ऑलवेज हैव टू एक्सप्लेन कि व्हाई आर यू रीडिंग सर्टेन थिंग इन ज्योग्राफी, किस तरीके से वो आपको आगे जाके काम आने वाला है। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आने वाली क्लास में आपसे चर्चा करी जाएगी विद द टॉपिक ऑफ जेट स्ट्रीम्स एंड देन वी विल टॉक अबाउट फ्रंट्स एंड फाइनली वी विल टॉक अबाउट द टॉपिक ऑफ साइक्लोन्स। फिलहाल के लिए इतना ही। जाने से पहले आपको फिर से एक बार बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग यूपीएससी सीएससी की स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो इस रविवार के दिन कॉम्बैट में हिस्सा लेना बिल्कुल भी ना भूलें, यूजिंग माय रेफरल कोड अनि यूपीएससी, और उसके तहत आप इस पर्टिकुलर टेस्ट को अनलॉक कर सकते हैं। इसके अलावा ये वाली टेस्ट सीरीज को भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।